फाइनली हमारे एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है 6 जुलाई 2024। और जैसे ही वो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन का जो ये आता है फाइनल नोटिफिकेशन आता है, तो उसमें बहुत सारे डेट रहते हैं कि फॉर्म भरने का डेट, ये डेट, वो डेट। लेकिन मेरी पहली नज़र हमेशा वो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन के ऊपर जाती है, कहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन लिखा है और उसके सामने क्या डेट है। मैं हमेशा बहुत जल्दबाजी में देखता हूँ उसको। और मैंने देखा कि इस साल का जो एग्ज़ाम है वो 6 जुलाई 2024 है, तो मुझे लगा कि थोड़ा जल्दी हो गया, बिकॉज़ पिछले साल 31 जुलाई था, पिछले साल भी प्रीपोन हुआ था, उससे भी प्रीपोन अभी इस साल का हो चुका है, 25 दिन पहले आ चुका है एग्ज़ाम। ऑब्वियसली सबका टेंशन बढ़ चुका है और सबका यही सवाल मुझे लगता है कि पहला होगा कि सर, जब से डेट सुना है कि या फिर देखा होगा जब से डेट, तब इतना टेंशन बढ़ चुका है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस में से स्ट्रेस को हैंडल कैसे करें, ऐसा है। तो मैं बोलूँगा कि देखिए, पहले ये जो स्ट्रेस बढ़ता है ना, इसको कुछ कोई अचानक से कम नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे मैं कुछ बोलूँगा और फिर आपका स्ट्रेस कम होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो जैसे-जैसे समय जाता है, 1-2-3 दिन आपके निकलेंगे इस डेट को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर एक 2-3 दिन के बाद आप थोड़ा-सा प्लानिंग करने लगोगे एग्ज़ाम के लिए, फिर आप धीरे-धीरे सेटल हो जाते हो पढ़ाई में, ऐसा है। तो शुरू में याद रहे कि जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आता है, हर साल ऐसे ही होता है, पिछले साल भी स्टूडेंट का ऐसे ही हुआ था। इस साल भी आपका यही फीलिंग सबका रहेगा कि 6 जुलाई किसी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं होगा। पिछले साल भी प्रीपोन हुआ था, इस साल भी प्रीपोन हो चुका है, इसलिए बहुत यानी डेट आने के बाद सब लोग ऐसे सदमे में चले जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि इतने जल्द एग्ज़ाम होना नहीं चाहिए था ऐसे। लेकिन 6 जुलाई जो डेट आ चुका है, याद रखिए यही डेट रहेगा, इसके बाद वो पोस्टपोन भी नहीं होता जनरली, वैसे ही डेट रहता है। तो डेट अनाउंस होने के बाद मुझे लगता है कि यही सब आपके शायद सवाल रहेंगे, या फिर ऑलमोस्ट यही थॉट्स आपके मन में रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो मुझे लगता है सब लोगों को यही रहेगा कि सर, ये जो स्ट्रेस आ चुका है अचानक से, उसको कम कैसे करेंगे, ऐसा है। तो स्ट्रेस ये देखिए, अभी जो एग्ज़ाम के कारण आपको जो डेट के कारण जो स्ट्रेस आ चुका है, वो तो 2-3 दिन में सेटल हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन आगे 2 महीने में एक अलग सा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि इतने सारे हम टेस्ट देते हैं, फिर उसमें मार्क्स कम होते हैं, कभी-कभी कंटिन्यूअस पढ़ना भी बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, क्योंकि एक दिन में पूरा हम समझो लाइब्रेरी में बैठ के, फिर रूम में बैठ के कहीं जाना नहीं है, पढ़ते रहना, ये भी बहुत एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? तो याद रखिए, पहले तो आप 2 महीने के बारे में मत सोचो। बहुत यानी जितना आप लॉन्ग ड्यूरेशन के बारे में सोचोगे ना, उतना आपको यानी टेंशन बढ़ते रहेगा आपका, ऐसा है। तो आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का सोचो कि एक दिन में आपको क्या करना है, एक दिन में भी उसमें 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में आपको कितना पढ़ना है, ऐसा है। तो जितना कम समय का आप कुछ प्लानिंग करोगे, उतना उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाता है, और उतना स्ट्रेसफुल नहीं रहता है, याद रखिए। तो मैं वही बोलूँगा कि अगर आपको स्ट्रेस को कम करना होगा, तो बहुत दूर की मत सोचिए, बहुत शॉर्ट समय के लिए प्लानिंग कीजिए कि 1 घंटे में क्या पढ़ सकते हैं, या फिर 2 घंटे में क्या पढ़ सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 1 दिन का प्लानिंग कीजिए, 1 दिन से आगे की मत सोचिए ऐसे। क्योंकि आप जितना दूर का सोचोगे, उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ता है ऐसा। तो मैं तो आपकी जगह पे अगर रहता तो यही करता कि आज के दिन में हम कितना कवर कर सकते हैं, उतना सोचेंगे और उतना पढ़ते रहेंगे। फिर कल का कल देखा जाएगा, ऐसा है। तो क्योंकि 2 महीने में आप पूरा सोचोगे, उतना कुछ होने नहीं वाला है, ऐसा है। तो 1 दिन का प्लानिंग कीजिए, उसमें भी 1 2-3 घंटे का मैक्सिमम प्लानिंग करके चलिए, तो आपका थोड़ा स्ट्रेस कम रहेगा। इसके बाद दूसरा एक सवाल रहता है स्टूडेंट का, सर, जो 30 जून यानी 30 जून का उन्हें एलिजिबल होने का जो डेट दिया है कि 30 जून से पहले जिन लोगों का इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, वो लोग इस साल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और उनका जिनका बाद में हो रहा है, वो नेक्स्ट ईयर फिर उनको देना पड़ेगा, ऐसे। तो ये 30 जून का जो डेट है, वो इन्हें वैसे ही रहेगा कि चेंज हो सकता है ऐसे आगे? तो मे भी देखिए कि लास्ट ईयर उन्होंने 31 अक्टूबर दिया था, और उससे बहुत पहले ही ये डेट आ चुका है, 30 जून का ऐसे डेट है। तो मे बी चेंज होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, उनको समझो ईमेल उनको डालेंगे, तो मे बी चेंज कर सकते भी हैं। लेकिन पिछले 1-2 साल में उन्होंने जो डेट दिया तो वैसे ही रखा था, यानी चेंज नहीं किया था, ऐसा। तो ये इंपॉर्टेंट याद रहे कि अगर कभी-कभी ये भी आप मन में रख सकते हैं कि 30 जून से पहले अगर आपका हो रहा है तो ठीक है, लेकिन 30 जून के बाद में अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा है, तो फिर शायद आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना पड़ेगा, ऐसा। क्योंकि डेट कभी-कभी चेंज होते भी है, या फिर कभी नहीं भी होते, क्योंकि पिछले 1-2 साल से तो उन्होंने डेट कभी चेंज नहीं किया है, तो वो आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि 30 जून से पहले अगर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट है, तो ये आप दे सकते हो, और 30 जून के बाद में हो रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना पड़ेगा, ऐसा है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि सर, यहाँ से आगे न्यू टॉपिक को पढ़ा जाए, या फिर जितने हमने ऑलरेडी पढ़ चुके टॉपिक उनको रिवाइज़ किया जाए, ऐसा है। तो अभी तो ठीक है, 2 महीने का समय अगर आपके हाथ में, याद रखिए, तो ये जो नेक्स्ट पहला जो महीना है, मई महीने तक, याद रखिए कि मई महीने का 15 या फिर 20 तारीख तक आप न्यू कुछ अगर टॉपिक पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हो। लेकिन उससे आगे का जो नेक्स्ट महीने का जो समय है, उसमें आप पूरा रिवीजन में पूरा उसको फोकस रखिए, ऐसा है। और अभी भी आप मैक्सिमम रिवीजन ही कीजिए, लेकिन कुछ न्यू अगर पढ़ना होगा तो अभी पढ़ सकते हो 1 महीने के लिए। और जब से यानी 16 मई या फिर एक 20 मई के आगे का जो समय है, उसमें फिर आप पूरे जितने आपने पहले पढ़े हुए टॉपिक उसी को रिवाइज़ कीजिए, बिकॉज़ जितना आप रिवीजन में रहोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बना बना रहता है, ऐसा है।
और न्यू टॉपिक लेने से आपका इन्हें कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है और पढ़ाई भी बहुत धीरे धीरे हो जाती है, ऐसा फिर इन्हें स्पीड कम हो जाता है ऐसा। तो ये याद रहे कि ये पहला जो महीना है, यहाँ से आगे 15 मई का या फिर 20 मई का जो समय है वहाँ पे आप न्यू टॉपिक पढ़ सकते हो। उसके बाद में फिर पूरे रिवीजन के टॉपिक आपको लेने चाहिए ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, सर यहाँ से आगे 2 महीने का जो समय होता है उसमें स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए ऐसा है। तो देखिए स्टडी आवर्स लास्ट में जो एंड का जो फेज होता है उसमें तो स्टडी आवर्स क्या आप इन्हें सोचो ही मत। जो भी आपको समय मिल रहा है वो पूरा स्टडी में डालो ऐसा, क्योंकि वैसा आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर आपने जितना मेहनत पहले लिया है वो सब वेस्ट हो जाता है ऐसा है। तो आप थोड़ा एग्जॉस्ट एक दूसरे दिन हो सकते हो, उसमें थोड़ा रेस्ट लेना ठीक है। अदरवाइज जितना आपको समय मिलता है वो पूरा स्टडी में डालिए, बिकॉज क्या है कि इसी के ऊपर आपका पूरा सक्सेस रेट डिपेंड होता है, याद रखिए। तो जितना भी आपको समय मिलेगा वो पूरा स्टडी में डालिए। ऐसे आवर्स के हिसाब से पढ़ना नहीं होता है यहाँ पे। पूरा बोलते हैं ना कि खाने पीने का समय छोड़ के, नींद लेने का जो समय है वो छोड़ के पूरा पढ़ाई करना इसमें यानी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 2 महीने में आप यानी उतना जोर लगाना ही पड़ता है लास्ट लास्ट में, तभी आप उतना सारा कवर करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, जितना आपको समय मिल रहा है या फिर जो लोग जॉब करके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर समझो इंटर्नशिप करके पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हाउसवाइफ्स हैं, याद रखिए कि जिनको फैमिली संभाल के पढ़ाई करना है, उनके लिए भी मेरी यही राय रहे कि आपको जैसे आपका काम खत्म होता है और आपको जो समय खाली मिलता है उसमें पढ़ाई कीजिए। फिर वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड मत रखिए कि मुझे समय नहीं मिलेगा तो मेरा होगा नहीं ऐसे। वो तो सबके साथ होता है, याद रखिए कि कोई हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते रहता है इसमें ऐसा है। तो आपको अगर समझो वर्किंग फेज़ है आपका और बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको शांति से पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, तो जो समय आपको मिल रहा है वो पूरे पढ़ाई में लगाइए, वही आपके हाथ में ऐसा है। तो आप हाउसवाइफ हो या फिर समझो कोई आर्यमशिप आपका चल रहा है या फिर आप इंटर्न हो, या आपको अभी भी आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो रहा है या फिर इंटर्नशिप कंप्लीट करते समय जो जो एक्टिविटीज़ आपके चलते रहते हैं, इसका साइन लेना है उसका साइन लेना है, जो भी आपकी चल रही है एक्टिविटीज़, उसमें अगर आपका समय जा रहा है तो बाकी समय जो आपको हाथ में आपको बचता है उसमें पढ़ाई करके ये 2 महीने आप निकाल सकते हो ऐसा है। इसके बाद में नेक्स्ट एकदम बेसिक सवाल जो हमेशा 2 महीने का समय जब बचता है तो स्टूडेंट पूछते ही है, और उन उसका आंसर भी उनको पता रहता है फिर भी पूछते रहते हैं ऐसा। तो यही है कि सर लास्ट के 2 महीने में क्या पढ़ा जाए, किसके ऊपर फोकस रखा जाए तो मैं एलिजिबल हो जाऊँ या फिर मेरे बेसिक अच्छे मार्क्स आ जाए ऐसे। तो बेसिक यानी वही है कि आंसर तो आपको पता भी है कि एमआरआई नोट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये छोड़ के मैं हमेशा एमआरआई नोट्स आपको पता है कि मिक्स नोट्स, आईएमपी नोट्स, रैंडम नोट्स, इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, तो आपको पढ़ना ही है। एक एक 2 घंटे का आपका रोज़ का समय उसमें जाना ही चाहिए ऐसा है। तो ये छोड़ के आपको और क्या करना चाहिए, तो पिछले 5 साल के पेपर देखो, एआईपीटी के वो ऐप पे भी अवेलेबल हो कर दिया है हम लोगों ने अभी, और साथ में मैं ग्रुप पे भी हमेशा भेजता हूँ। वो पेपर देखो कि कहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको नहीं उसका एनालिसिस आ रहा है तो ठीक से उसको एक बार लिखो कि द्रव्यगुण की क्वेश्चंस कहाँ पे आ रहे हैं, रसशास्त्र के कहाँ पे आ रहे हैं, चरक सुश्रुत के कहाँ पे आ रहे हैं ऐसे। और उसका भी एनालिसिस हमने दिया था कि कौन से स्थान के ऊपर कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 5 साल में ऐसा है। तो वो भी आप देख सकते हो, ग्रुप पे मैं हमेशा भेजता हूँ। ये छोड़ के और आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो मेन तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट जो पहले पिछले कई सालों के से जो मॉक टेस्ट बन चुके हैं वो भी हमने एक साथ दिए। पहले वो मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ये साल के जो मॉक टेस्ट होंगे वो अलग से होंगे, लेकिन पिछले कई सालों से जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं वो भी एक साथ हमने ऐप पे दिए हैं। पिछले 5 साल के जितने भी एआईपीटी के पेपर्स है वो भी ऐप पे दिए, वो भी देखो एक बार। देन इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हमेशा जो बैंक हम अपने ऐप पे वो है कि पिछले कई सालों से मेजर टेस्ट जो हो रहे हैं हर हफ्ते के पीछे या फिर हर 10-15 दिन के पीछे जो होते हैं, वो मेजर टेस्ट आप ज़रूर सॉल्व करो। बिकॉज मेजर टेस्ट में क्या होता है कि क्वेश्चंस में बहुत यानी शांति से समय दे के उसको थोड़ा सा प्लानिंग करके बनाता हूँ। तो उसमें आप वो एआईबीटी पैटर्न के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, और वो एक दो यानी पिछले 3-4 साल से बन चुके काफ़ी सारे पेपर, तो वो भी हमने एक साथ कलेक्शन दिया है। वो भी आप एक बार देख लो पूरा, उसमें उसमें भी आपको काफ़ी सारा यानी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये छोड़ के मिसलेनियस टेस्ट ज़रूर सॉल्व करना, बिकॉज पिछले 4 साल का कलेक्शन उसमें है। याद रखिए 4 साल बहुत बड़ा समय होता है कि 4 साल में मैंने कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें हैं। 15,000 क्वेश्चन आपको खाली मिसलेनियस टेस्ट में मिल जाएंगे, और इसमें इतने सारे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हमने कवर किए कि जो आपको हर एक बुक से उसमें पारिक हो या फिर जितने भी मार्केट में बुक है उसमें जितने मैंने खुद को पढ़े जितने बुक्स, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने उसमें वहाँ पे मैंने खुद ही ऐड किया, खुद ही उसमें एडिट करके रखा है ऐसा। वो अच्छा कलेक्शन है याद रखें क्वेश्चन का, और इवन बुक्स बाकी भी पढ़ने का आपका टेंशन कम हो जाता है। देन वो छोड़ के और कौन से आपको टेस्ट सॉल्व करने चाहिए ऐसा है, तो क्वेश्चन ऑफ द डे सॉल्व करो। क्वेश्चन ऑफ द डे में 12 कुछ पेपर्स हमने दिए हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन के नीचे बहुत डिटेल में उसका वो टॉपिक को हमने कवर किया है। तो रोज़ का एक क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो सॉल्व करना चाहिए आपको, उसके नीचे जितने भी टॉपिक्स है उसको पढ़ना चाहिए ऐसे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, मेजर टेस्ट है, ये भी हमेशा मैं बोलता हूँ मैं, मिसलेनियस टेस्ट है,
देन पिछले एआईपीटी के 5 साल के पेपर्स हैं, पिछले कई सालों के हुए जो मेजर टेस्ट है वो सॉल्व करने चाहिए और मॉक टेस्ट सॉल्व करने चाहिए। ये छोड़ के सरप्राइज़ टेस्ट सॉल्व करो। सरप्राइज़ टेस्ट इसके लिए सॉल्व करो क्योंकि आपको 5 एक यानी 10-15 समझो कि ये अध्याय के एक साथ आपको पेपर मिलते हैं कि 5 अध्याय के पेपर समझो है कि या फिर 10 अध्याय के पेपर हो, या फिर एक अलग से समझो सर्जरी का पेपर है, फॉरेंसिक का पेपर है, टॉक्सिकोलॉजी का पेपर है। तो इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है उस टॉपिक के रिलेटेड वो आपको एक साथ कवर हो जाते हैं। सरप्राइज़ टेस्ट भी बहुत सारे हमने दिए, कुछ 110 पेपर हो चुके हैं। वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कम समय में बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएँगे। और मैं आपको एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ कि पिछले साल में सुश्रुत उत्तरांध्र का कुछ हमने पेपर दिया था। सुश्रुत उत्तरांध्र का ज्वर जनरली कोई पढ़ता नहीं, याद रखिए, तो बहुत कम पढ़ते हैं, चरक कई ज्वर पढ़ते हैं। तो सुश्रुत उत्तरांध्र के ज्वर में से हमने वो सरप्राइज़ टेस्ट में पॉइंट दिया भी था कि ज्वर में घृतपान कितने दिन के बाद करना चाहिए, ऐसा। वही सवाल फाइनल एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछा गया 2023 में, ऐसा है। वो याद रखिए, सरप्राइज़ टेस्ट भी आप सॉल्व करना बहुत मस्ट है। तो इतने सारे टेस्ट आप सॉल्व कर लो कम समय में। आपके अगर इतने से टेस्ट आप सॉल्व करते हो तो कम समय में आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट कौन से सॉल्व करना चाहिए, टॉपिक्स रोज़ डेली कौन से पढ़ना है। जो भी मैंने बोला कि एमआरआई नोट्स पढ़ लो। ये छोड़ के संहिता का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है, याद रखिए कि कितना भी आप कोई भी पेपर उठा के देखो उसमें आपको समझेगा कि संहिता के ऊपर बहुत सारा पूछा गया है, ऐसा है। तो मैक्सिमम आपके दिन का समझो जितना समय है उसमें 60% 70% समय आप संहिता में लगाओ और 30% सब्जेक्ट्स के ऊपर दे दो। सब्जेक्ट में भी हमेशा मैं बोलता हूँ कि द्रव्य रस ज़्यादा पढ़ लो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ऐसा है। तो बृहत्तरी लघुत्तरी सब मिला के समझो 60 to 70% आपका समय वहाँ पे लगना चाहिए। 60 to 70% इसका मतलब क्या है कि समझो आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपका 6 घंटे का समय या फिर 7 घंटे का समय जो है वो संहिता के ऊपर जाना चाहिए। 3 घंटे का समय आपका सब्जेक्ट के ऊपर जाना चाहिए। और ये छोड़ के आपका हमेशा रोटेशन होना चाहिए सब्जेक्ट को भी, मैं आगे बोलूँगा, याद रखें। तो इतना पहले बेसिक याद रखिए कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक उन्हें कैसे करना चाहिए। कि संहिता के ऊपर हमेशा मैं बोलता हूँ कि 60 to 70% आपका स्टडी आवर जो है वो संहिता के ऊपर रखो और सब्जेक्ट्स के ऊपर भी 30% चलाते रहो। सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि इग्नोर करने, लेकिन सब्जेक्ट्स करते रहने, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है कि हमारे पेपर का स्टाइल ही वैसे याद रहे कि वो 60 to 70% आपको संहिता पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ऐसा है। उसके बाद नेक्स्ट से क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर द्रव्य रस संहिता वगैरह ठीक है, हमें पता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन मॉडर्न का स्टडी कैसे किया जाए, कि मॉडर्न के जो पढ़ाई है वो कैसे किया जाए ऐसे। तो देखिए, पहले मॉडर्न स्टडी के बारे में आप बेसिक एस्पेक्ट याद रखिए कि मॉडर्न को आपको उतना ही पढ़ना है कि जहाँ तक बाकी स्टूडेंट ने कवर किया होगा, ऐसा। यानी मॉडर्न का हर एक सब्जेक्ट लेके आप डीप में उससे पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा है। तो और मॉडर्न पढ़ना होगा तो आपको कहाँ पे पढ़ना चाहिए, तो जहाँ पे भी लेक्चर सिखाते समय मैंने काफ़ी जगह पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स में जो मॉडर्न के पॉइंट्स कवर किए हैं वो पहले कवर कर लो। अगर आपने लेक्चर सुने नहीं होंगे तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स के नोट देखो, वहाँ पे काफ़ी सारे मॉडर्न के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ आप समझ जाइए कि वो मॉडर्न में है। तो मॉडर्न का वहीं से पहले पढ़ाई करो बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फिर ये छोड़ के मॉडर्न के अलग जो नोट्स है, पीडियाट्रिक होगा, गायनेक होगा, ईएनटी होगा, ऑप्थेल्म होगा, वो नोट्स पढ़ लो। बारीक के भी आप मॉडर्न सेक्शन वाले पॉइंट्स पढ़ सकते हो, ऐसा है। और मॉडर्न में उतना ही याद रखो कि जितना बाकी लोगों को आ रहा है उतना आपको आना चाहिए, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं याद रखिए आपने पढ़े भी नहीं है लेकिन आपको वो लॉजिकली आपको वहाँ पे आ सकता है, ऐसे जैसे लास्ट ईयर उन्होंने इमेट्रोपिया और अमेट्रोपिया के ऐसे 2 लाइन्स दिए थे, यानी सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, ऐसे। तो दोनों भी पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ ये राइट सेंटेंस है, ऐसे। तो दोनों भी करेक्ट सेंटेंस थे, ऐसे। तो कुछ आंसर्स ऐसे भी आपको देने पड़ेंगे कि आपने पढ़ा नहीं है कुछ उसके बारे में डिटेल में अपने नोट्स में, लेकिन लॉजिकली आप वहाँ पे आंसर दे सकते हो, ऐसा। हर चीज़ नोट से आने वाले नहीं है, याद रखिए कि किसी भी क्लासेस में वो नोट्स में लिखा होगा ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें बाहर से आने ही वाले हैं, ऐसा है। तो वो आपको लॉजिकली देना पड़ेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जो आपको छोड़ने पड़ेंगे बिकॉज आपके उसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है या फिर आपने पढ़ा ही नहीं तो क्या करोगे, ऐसा है। तो ऐसे भी कुछ फाइनल एग्जाम में होने वाला है, ऐसा है। तो मॉडर्न का याद रखिए उतना ही पढ़िए जो बाकी लोगों का नहीं आ सकता है, उतना तो आपको ज़रूर आना चाहिए, ऐसा है। इसके बाद सेम क्वेश्चन फिर रिसर्च टाइट संस्कृत हो या फिर जो आयोजक है वो इनके बारे में भी पूछा था कि ये सभी टॉपिक्स की तैयारी कैसे की जाए, ऐसा है। यही यह था कि ये जैसे हमने मॉडर्न के बारे में डिस्कस किया, सेम उसका आंसर वही है कि आप उतना पढ़ लो कि जो बाकी लोगों को आ सकता है, ऐसा है। कुछ टॉपिक्स याद रखिए, कितना संस्कृत आप कितना पढ़ लोगे, तो मतलब बेसिक आपने कुछ व्याकरण की संज्ञा पढ़ ली, व्याकरण के बारे वर्ण के बारे में पढ़ लिया, संधि पढ़ लिया, समास पढ़ लिया, विभक्ति पढ़ लिया, प्रत्यय पढ़ लिया। इसके आगे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वो इसके आगे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको नहीं आने वाला है, ऐसे। या फिर इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि जो आपको वो भी बेसिक नहीं आने वाला है, ऐसा। तो संस्कृत जैसे टॉपिक ऐसा कि आप कितना भी पढ़ो उसमें कुछ गारंटी नहीं है, ऐसा है। फिर मॉडर्न का भी वैसे रहता है, रिसर्च टाइट आयोजिक के, ऐसा है, उतना ही पढ़ना है आपको जो बाकी लोगों को आ सकता है।
क्योंकि उसमें आप पूरा एंड तक पढ़ नहीं पाओगे ऐसा, और उसमें क्या है कि जो मार्क्स आपको कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं रहती ऐसा। तो इसलिए संहिता वाला जो हमारा बेसिक पैटर्न है कि ज़्यादा करके पढ़ाई का पैटर्न, यानी समय जो है हम संहिता को देते हैं, तो वही पैटर्न कंटिन्यू करना है। लेकिन एटलीस्ट मॉडर्न में या फिर रिसर्च स्टैट हो, संस्कृत हो या फिर आयु जीके हो, इन सब की तैयारी करने के पीछे एक अप्रोच ऐसे रखना है कि बाकी लोगों को जो आ रहा है वो हमें आना चाहिए। बाकी लोग यानी एवरेज स्टूडेंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो अच्छे स्टूडेंट जो अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ पढ़ रहे हैं, उनको जितना आ सकता है उतना आपको आना चाहिए। टॉपिक्स ऐसा है, तो आप उतना पढ़ाई करके फिर बाकी उसकी टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि उसके आगे पढ़ भी नहीं पाओगे, और पढ़ना उतना लॉजिकली भी कुछ मतलब नहीं है ऐसा है। तो उतना ही पढ़ लो जो बाकी लोगों को आ सकता है। जो अच्छे स्टूडेंट पढ़ चुके उतना आपको पढ़ना चाहिए ऐसा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर चरक चिकित्सा का पढ़ाई कैसे किया जाए, क्योंकि चरक चिकित्सा बहुत उलाटाइल है और उसमें कितना भी पढ़ लो कॉन्फिडेंस नहीं आता ऐसा। तो उसको कैसे पढ़ा जाए ऐसा है। तो कहते हैं कि चरक चिकित्सा अगर पढ़ना होगा तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 8 दिन में चरक चिकित्सा पूरा पढ़ लिया फिर वो साइड में रख दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। रोज़ एक अध्याय पढ़ लो, फिर जब आप नेक्स्ट दिन में समझो दूसरा अध्याय लेते हो तो पहला थोड़ा रिवाइज कर लो, डिस्कस कर लो, या फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करो 3-4 दिन के बाद, फिर आगे का टॉपिक ले लो ऐसा है। रोज़ एक अध्याय लेना है और उसमें भी पहला थोड़ा जितना भी टॉपिक हमने यानी जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ करना है, फिर आगे निकल जाना है ऐसा है। तो ऐसे धीरे-धीरे आप अगर उसको करोगे रोज़, तो फिर उसका आपको कॉन्फिडेंस यानी लास्ट तक आता रहेगा ऐसा है। सेम थिंग विद द्रव्य और रसशास्त्र रहता है कि द्रव्य और रसशास्त्र ऐसे ऐसे जो टॉपिक है वो उनको धीरे-धीरे रोज़ पढ़ना चाहिए ऐसा है। एक साथ में पढ़ लिया 4-5 दिन और साइड में रख दिया, ऐसे कभी नहीं होगा ऐसा है। तो चरक चिकित्सा हो या फिर द्रव्य हो या फिर रस हो, उनको डेली थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहिए, और हमेशा पिछले जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी ऐसा याद कर रखना है कि आपको कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी आपको तुरंत उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। कुछ दिन के बाद कर रहेंगे तो जो भी आपके टॉपिक्स भूल चुके हैं उसकी एक अलग से रिवीजन हो जाती है ऐसा है। तो क्वेश्चंस सॉल्व करने का भी एक अच्छा एक ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा 4-5 दिन के बाद करो तो रिवीजन के लिए वो हेल्प हो जाती है ऐसा है। तो इस तरीके से पढ़ो, द्रव्य हो या रसशास्त्र हो या फिर चर्या चिकित्सा, डेली थोड़े-थोड़े पढ़ते रहो। अचानक से पढ़ के उसको साइड पे नहीं करना है, डेली पढ़ते रहना है उसको ऐसा है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर इतनी सारी संख्या है या फिर सारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इन्हें वोलेटाइल बहुत हैं, जैसे महाकषय हो या फिर समझो ग्रह के लक्षण हो, मर्म हो, संख्या हो, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, या फिर अग्र संग्रह हो, अंगुली प्रमाण हो, सा धातु सार के लक्षण हो, प्रकृति के बारे में लिखा होगा। तो इन सभी टॉपिक्स को कैसे याद रखा जाए ऐसे। तो इसका एक सिंपल तरीका ऐसा है, मैं आपको बोलता हूँ इस यानी ऑडियो में, कि आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे वॉल चार्ट्स लगा दो, यानी जितने भी आप वॉल आपके साइड पे है आपके रूम पे, पूरे वॉल चार्ट्स लगाओ और उसको देखते रहो। भले आपको वो तुरंत में यानी उसका यानी इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको वो वॉल के उस पॉइंट को आप यानी आप विजुअलाइज़ करोगे और आराम से लिख पाओगे ऐसा। तो याद रखो ये वॉल चार्ट करना इतना यानी एक सिंपल सजेशन है, लेकिन इसका एक इफ़ेक्ट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है याद रखिए। तो वॉल चार्ट करना एक बहुत अच्छा है कि मेमोराइज़ेशन के लिए, या आप यानी लॉन्ग टर्म उसको याद रख सकते हो ऐसा। तो ये एक सिंपल तरीका आप करो कि अगर आपको लिखने में बहुत समय जा रहा है तो उसका ज़ेरॉक्स करो और ज़ेरॉक्स करके लगा दो वॉल पे ऐसा है। पूरा रूम ख़राब करो आप, कोई बात नहीं, 1-2 महीने के लिए फिर से अच्छा कर सकते हो आप लोग। लेकिन वो एक वॉल चार्ट लगाओ हर एक वॉल के ऊपर या फिर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे, और उसको देखते रहो बस। भले रोज़ का रोज़ थोड़ा देखना है बस आपको, अलग से टाइम नहीं निकालना है जब समझो चाय पी रहे हो या फिर कुछ ऐसा कर रहे हो, कि आराम से आप वो बस वॉल को देखते रहना है ऐसा। तो ये वॉल चार्ट का तरीका आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म उसको याद रखना होगा, जो चीज़ें आपकी भूल थी उसके लिए। उसके बाद क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट का ग्रुप होता है जो इन्हें एग्ज़ाम से उनको बहुत डर लगता है, फिर उनको प्रिपरेशन में उनका उतना बेस भी नहीं होता और उनका उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता उनको प्रिपरेशन का। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी क्या राय है या फिर क्या अनुभव है मेरा ऐसा है। तो याद है कि अभी आपके पास है ना 2 ढाई महीने जितना समय मिलता है आपको, उतना सिंसियरली और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट आप दे दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जो काउंसलिंग होता है वो बहुत अलग होता है। क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब काउंसलिंग होगा आप खुद ही देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी रैंक अच्छी है, लेकिन वो ठीक से उन्हें प्रेफ़रेंस भरते नहीं, फिर उनको एक गलत सीट मिल जाती है, फिर उनको लेना पड़ता है ऐसा। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके रैंक पीछे है, फिर वो भी राउंड में वेट करते, फिर उनको अच्छी सीट मिल जाती है ऐसा। या फिर पहले का ज़माना नहीं रहा अभी कि जामनगर के लिए अलग सीटें हैं, बीएचयू के लिए अलग सीटें हैं। तो एक ही एआईपीएटी यानी एक एग्ज़ाम से इतने सारे सीट्स अवेलेबल हो चुके हैं, तो अब आराम से आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, याद रखिए। पहले ऐसा था कि महाराष्ट्र के अलग सीट ही एक सीटी के लिए बस 200-300 सीट है, यानी जितने एडिड और गवर्नमेंट की, उसके आगे कुछ ऑप्शन फिर प्राइवेट का ही शुरू होता था ऐसा। तो वैसे अभी नहीं रहा है ऐसा, तो ऑल इंडिया की जितने भी यानी स्टेट्स हैं गवर्नमेंट के हैं या फिर समझो बाकी भी जो एडेड हो गए कॉलेज, जितने जितने भी ऑप्शन है वो एक ही एग्ज़ाम के थ्रू आपको मिल रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा ही ऑप्शन रहता है कि आपको एक एग्ज़ाम के थ्रू आपको कहीं भी आप जा सकते हो। कि पहले तो बिहार में, झारखंड में
या फिर समझो छत्तीसगढ़, केरला या फिर मध्य प्रदेश, यहाँ से स्टूडेंट जाते नहीं थे। अभी तो बहुत आराम से जाने लगे ऐसा है। तो ऑप्शंस बाद में बहुत मिलते हैं, याद रखिए। अगर आप आपका इतना बेस भी नहीं रहेगा तो आप फिर भी आप एग्ज़ाम सिंसियरली दे दो, फिर बाद में देखा जाएगा, ऐसा है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, सर यहाँ से आगे लेक्चर सुने कि फिर इन्हें क्वेश्चन सॉल्व करना और नोट्स पढ़ना इन्हें यहाँ पे ही शिफ्ट हो जाए, ऐसा है। तो एक देखो, 2 अढ़ाई महीना आपके हाथ में है, तो यहाँ से आगे 1 आधा महीना ऐसा आपको नेक्स्ट जो 20 तारीख जो मई का है वहाँ तक आप कर सकते हो। लेक्चर सुनना होगा या फिर देखना होगा तो आप दे सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे लेक्चर करना ज़रूरी होता है, जैसे ग्रह लक्षण है, या फिर समझो तंत्र वाला टॉपिक है, चरकमासन का 8वां अध्याय होगा, महाकषाय वाला टॉपिक होगा। वहाँ पे अगर वो लेक्चर से काफ़ी सारा इन्हें हेल्प हो जाता है, ऐसा है। तो जो टॉपिक समझो आपको डिफ़िकल्ट लगते तो वो जल्दी ख़त्म करो लेक्चर सुन के, 20 तारीख तक मई का जो उतना समय आप याद रखो कि वहाँ तक आपको लेक्चर्स मैक्सिमम करने हैं, और फिर लास्ट के 20 तारीख के आगे का जो समय है मई का, उसके आगे फिर आपको पूरा जो है नोट्स पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें ज़्यादा समय बिताना है, ऐसा है। तो अभी भी आपके हाथ में समय है, आप लेक्चर चाहे तो कर सकते हो, लेकिन लास्ट में फिर आप पूरा क्वेश्चन और आंसर के यानी जो नोट्स पढ़ना है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ, ऐसा है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि सर कितने क्वेश्चन सॉल्व करें एक दिन में। तो ये तो कोई आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना सॉल्व यानी करके उसको याद रख सकते हो। एक 500-600 क्वेश्चन में आप सॉल्व कर लिए तो अच्छा नंबर, याद रखिए। 500 टू 600 क्वेश्चन, इतना नंबर अच्छा नंबर है। कभी कभी स्टूडेंट 1000 तक भी कर लेते हैं कोई कोई, लेकिन 500 टू 600 अगर इतना क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, उसको बार बार रिपीट करते हो, तो भी अच्छा नंबर है। इतना भी आप कर लिए ये लास्ट के 2 ढाई महीने, तो भी इन्हें काफ़ी कवर हो जाएगा, ऐसा है। और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैंने यहाँ पे इस ऑडियो में बोला ही है, लेकिन ये नंबर भी याद रहेगी। 500 टू 600 क्वेश्चन अगर आप दिन में सॉल्व करते हो तो एक अच्छा हेल्दी नंबर है, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये तो कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं, सुश्रुत स्थान 45, 46 या फिर चरहोदर स्थान का 27 नंबर का अध्याय, या फिर वाग्भट के जो सूत्र स्थान के 5 या फिर 6 नंबर के अध्याय, इन अध्याय यानी जो द्रव्यगुण से रिलेटेड अध्याय हैं, जिसमें बहुत सारा मैटर है, इनको कैसे पढ़ा जाए, ऐसा है। तो देखिए, इनको भी सेम करना है कि आपको एक दिन में पढ़ के उनको अलग नहीं करना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। समझो 400 अध्याय का एक 400 श्लोक का एक अध्याय है, तो उसको 100 श्लोक का एक यानी एक दिन का टारगेट रखिए कि 100 श्लोक एक दिन में पढ़ने, फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ते समय या फिर दूसरे दिन पढ़ते समय पहले 100 रिवाइज करने, फिर आगे देखना है, ऐसा है। और उनका क्वेश्चन सॉल्व करके देखो कि क्वेश्चन सॉल्व करके आप कहाँ पे क्वेश्चंस बने हैं, वही टॉपिक आप पहले कर लो, क्योंकि उसी से आपको काफ़ी सारा कवर हो जाता है, ऐसा। या फिर एक सिंपल जैसे तरीका मैंने बोला कि आप एक बार अध्याय पढ़ लिए, या फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो 4-5 दिन के बाद या फिर ये एक एक हफ्ते के बाद कर लो, तो आपको रिवीजन हमेशा चलता रहेगा, ऐसा है। तो ये एक तरीका याद रखें कि ये 45-46 नंबर का शुद्ध सुश्रुत का, या फिर चतुर्थस्थान 27 नंबर का जो अध्याय है उनको पढ़ने का, कि आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो और उनका रिवीजन करते समय क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी उनको थोड़े दिन के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा। तो ये एक अध्याय जो है, इनको नोट से पढ़ा जाए कि संहिता से पढ़ा जाए, तो अभी तो नोट से पढ़ लो, बिकॉज़ उतना समय बाकी नहीं है, तो नोट्स से भी पढ़ के आप जल्दी कवर कर सकते हो, ऐसा। तो ये एक तरीका, ये 45-46 नंबर के अध्याय को पढ़ने का, ऐसा। इसके बाद में एक लास्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर हम यानी इस ऑडियो को ख़त्म कर देंगे। कि इतना यानी इतना सब बोलने के बाद कुछ ना कुछ आपके मन में रहेगा, आपको लगेगा कि सर मेरा एंग्जायटी जा ही नहीं रहा है, या फिर मेरा ओवरथिंकिंग अभी भी हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो इन सबको कैसे करें, क्या करें, ऐसा। तो मैं जो करता हूँ मैं आपको बोलता हूँ, ऐसा है। मैं भी क्लास के लिए बहुत एफर्ट्स डालता हूँ, शायद मैं आपके सामने नहीं रहूँगा, आपको पता नहीं रहेगा, ऐसा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे ऑडियो का टाइमिंग रिकॉर्डिंग का बहुत लेट होता है, क्योंकि सुबह समय नहीं मिलता बहुत। अभी भी इस ऑडियो में आपने देखा होगा बहुत सारे कुत्ते साइड में भूंग रहे, और मैं उसी में यानी ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, नॉइज़ बहुत होता है साइड में, ऐसा है। तो बहुत लेट नाइट, अभी ये भी 4:17 अभी हो रहे हैं, इस ऑडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेट नाइट, ऐसा है। तो इतना सारे एफर्ट्स डालने के बाद हमें लगता है ना यार, ये एफर्ट्स वेस्ट ना हो जाए, ऐसा है। और वो हमेशा एंग्जायटी मन में रहता है, ओवरथिंकिंग हमारे मन में रहता ही है, तो फिर उसमें कैसे करें? तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार इसके आगे तो मेरे से कुछ नहीं हो पाता, ऐसा, क्योंकि मैं क्लासेस के लिए बहुत दिन रात लगा रहता हूँ, और फिर लगता है कि यार इसके आगे मेरे से सीरियसली कुछ हो नहीं पाता। तो आप भी वैसे करो, जितना आपको समय मिल रहा है उसको सिंसियरली यूज़ करो, ऑनेस्टली यूज़ करो, उसके परिणाम के बारे में मत सोचो। फिर एक फेज़ में ऐसे जाओ, या फिर एक थॉट प्रोसेस ऐसे रखो मन में कि इसके आगे मेरे से कुछ हो नहीं पाता। फिर जो कुछ रिज़ल्ट्स होंगे वो देखा जाएगा। जैसे अभी ये समझो ऑडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक देखा था, कल ही यूपीएससी का रिज़ल्ट, यानी आज ही लगाया वो यूपीएससी का रिज़ल्ट, सिविल सर्विस का। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका 12th अटेम्प्ट, यानी 12 अटेम्प्ट करने के बाद भी उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं है, याद रखिए। तो उसने एक पोस्ट डाला है कि मेरा 12 अटेम्प्ट होने के बाद भी मेरा हुआ नहीं है, और शायद मेरे नसीब में भी ये नहीं था यूपीएससी, और कुछ दूसरा करूँगा यानी अच्छा कर लूँगा, इतना मेरा यानी अभी अनुभव हो चुका है ऐसा लाइफ में, ऐसा। तो ऐसे होता है, याद रखिए, कभी कभी
आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यही है कि आप जितना आपसे बनता है उतना कर लो, फिर देखा जाएगा जो होगा वैसे-वैसे। और मैं बोलता हूँ कि कभी-कभी हमें लगता है कि हम मेरे आगे स्ट्रगल है ऐसा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि एवरेज होते हैं पहले, लेकिन बहुत अच्छा बाद में कर लेते हैं। मैं एक लास्ट एग्ज़ाम्पल देके ख़त्म करता हूँ आज का ऑडियो। मेरे पास पुराने एक बैच का है, पहले ही बैच का था मेरा स्टूडेंट, पहले दूसरे बैच का था शायद रहता था। तो उस टाइम पे एक संतोष कावर के करके मेरे पास लड़का था, उसका बहुत अरे नांदेड़, जीएससी नांदेड़ में उसका ये हो गया, पीजी हो गया। उसका अगर आप बीएमएस का हिस्ट्री देखोगे तो बहुत 80-80 में पास होता था। हर साल में एक आध दूसरा सब्जेक्ट पीछे रह गया, फिर उसको भी कुछ मार्क्स मिल गए, फिर पास हो गया ऐसे करके। और पढ़ाई में बहुत एवरेज था, यानी बिल्कुल ही भी नहीं पढ़ता था, ऐसा है। और जब इंटर्नशिप में आ गया तो मेरे पास फिर पीजी के लिए आया था, सर मुझे पीजी करना है। उस टाइम में मैं हॉस्टल में भी क्लास लेता था और ऑफलाइन क्लास थे पहले दूसरे बैच के लिए। और फिर धीरे-धीरे अभी ऑनलाइन में इतना सबके साथ कॉन्टैक्ट नहीं रहता, लेकिन वो उस टाइम में मुझे पता था कि वो कैसा लड़का है। तो मैं उसके ऊपर हँसने लगा कि अभी तू भी पीजी करेगा कैसे वगैरह। तो बोला सर मुझे करना है, मैं सीरियसली अभी हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उसकी गर्लफ्रेंड भी थी कॉलेज में और उसको जल्दी सेटल भी होना था ऐसा। तो वो शायद उसके ऊपर स्ट्रेस रहता होगा कि अभी कुछ भी करना पड़ेगा अपने को लाइफ के, ऐसे जल्दी सेटल होना है तो ऐसा। वो फिर वो मेरे पास आके फिर उसने 1 साल कड़ी मेहनत ली। उसकी मेहनत देखो, मैं भी तो देख के मुझे भी सरप्राइज़ लगने लगा कि 1 साल एकदम अचानक चेंज कैसे हो गया ये लड़का ऐसे। तो उसने मेहनत ले लिया, फिर गवर्नमेंट में उसको मिल भी गया। नांदेड़ में कुछ संहिता या फिर एर्नाडो में कुछ मिला होगा, अभी याद नहीं कौन-सा सब्जेक्ट मिला। और फिर वहाँ पे कुछ अमृतवाड़ सर करके है, तो मुझे मैं उनसे मिला नहीं डायरेक्टली। तो वहाँ पे उसने जाके फिर आयुर्वेद की बहुत अच्छी प्रैक्टिस सीखी वहाँ पे। और जिस लड़के का आयुर्वेद में मैंने पासिंग मुश्किल था, वो फिर बाद में प्रैक्टिस आयुर्वेदिक करने लगा। और फिर बीच में एक बार कॉल किया था उसने मुझे, तो बोला सर 2 ढाई लाख का कलेक्शन हो जाता है। अभी कभी 2-3 साल पहले की बात होगी शायद, लगता है मुझे लगता है। तो वो बोलता है कि 2 ढाई लाख का कलेक्शन हो जाता है ना, इतना अच्छा प्रैक्टिस है मेरा कि अभी अभी शुरू किया है, 2-3 साल हो गए ऑलमोस्ट, फिर भी इतना अच्छा जा रहा है ऐसा है। तो यही होता था कि कभी-कभी आपने वो लगता है कि ये स्टूडेंट बिल्कुल परफ़ॉर्म नहीं करेगा आगे जाके, लेकिन वही स्टूडेंट फिर बहुत अच्छा निकल जाता है ऐसे। और कभी-कभी पीजी में कुछ लोग अच्छे मिलते हैं जिनको देख के हम और डेवलप हो जाते हैं, कोई अच्छा सीट मिलता है या फिर कोई अच्छा मेंटर मिलता है ऐसे। वैसे ये संतोष का जो उदाहरण मैंने आपको दिया, तो ये रियल लाइफ उदाहरण इसके लिए मैं देता हूँ कि ताकि आप थोड़ा बोलते हैं ना कि पॉजिटिव रहे, क्योंकि अदरवाइज तो बोल निगेटिव तो हमेशा साइड पे लोग बोलते ही रहते हैं कि हमारे जैसे टीचर की जिम्मेदारी रहती है कि आपको कुछ ऐसा रियल लाइफ में उदाहरण देके रखे, बोले कि जिससे आपको भी थोड़ा उम्मीद लगे आगे लेकिन हाँ हो सकता है हमारा भी कुछ ऐसा है। तो और होता है, याद रखिए मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा, हम भी हमारे टाइम पे बहुत स्ट्रेस लेते थे, लेकिन बाद में धीरे 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 रास्ते मिल ही जाते हैं ऐसा। तो याद रखिए 2 ढाई महीने का जो जितना जितना समय आपको मिल रहा है, पूरा ऑनेस्टली एफर्ट्स डालिए, कुछ ना कुछ सीट अच्छा आपको मिल ही जाता है। प्राइवेट होगा, एडेड होगा या फिर समझो ये डीम यूनिवर्सिटी का होगा। भले थोड़ा आपका स्टाइपेंड का इधर-उधर हो सकता है, लेकिन सीखने के लिए तो हमेशा आपको एक अच्छी सीट का ऑप्शन बहुत सारे हैं ऐसा है। तो ये आज का ऑडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और मैं बोलूँगा कि हमेशा मैं कभी भी ऑडियो का टाइमिंग इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि आपको भी समझे कि यार ऑडियो रिकॉर्ड करते समय थोड़ा लेट होता है, यानी मेहनत लगती है। अभी आज का जो ऑडियो मैंने रिकॉर्ड करते समय 4:30 बजे सुबह के, तो सुबह आज के भी ऑडियो में देखा होगा आपने, बहुत सारा नॉइस होता है, कुत्ते भौंक रहे इधर-उधर। तो वो नॉइस हमेशा रहता है, तो सुबह समय नहीं मिलता। और आज का एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन भी इतना लेट आ गया रात के 11 बजे, तो मैं उसके बाद तैयारी की कि क्या-क्या बोलना है ऐसा। तो आज सुबह के 4:30 बजे अभी रिकॉर्ड हो गया है आपका ये ऑडियो, और फिर मैं आपको कल ग्रुप पे भेज दूँगा ऐसा है। तो बिंदास शांत रह के पढ़ाई कीजिए, हो जाता है 2 ढाई महीने में आराम से कवर हो जाएगा आपका पढ़ाई।